पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कोर्ट में क्या समस्याएं हैं और इसका उपाय। जूरी सिस्टम क्या होता है? जूरी सिस्टम में जज के बदले 15 से 20 क्रम रहित तरीके से चुने गए नागरिक फैसला करते हैं, जज के बजाय। इस चर्चा में यदि आपको कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो या ऑडियो को रोककर फिर से सुनें। अब हम देखते हैं कि जज सिस्टम में भाई भतीजेवाद अथवा परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद तेजी से कैसे बढ़ जाते हैं। जिले के एक जज का कार्यकाल 3 से 4 वर्षों का होता है। यह वकीलों और संगठित अपराधियों के लिए सौदा करने के उद्देश्य से जजों के संबंधियों से संपर्क कायम करने के लिए एक लंबा समय है। कई कोर्ट परिसरों में 2 या 2 से अधिक जज गठबंधन बना लेते हैं। जज ख के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है और जज क के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेता है। इसे ही हम परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद कहते हैं। जज सिस्टम में भाई भतीजेवाद या रिश्तेदारों के प्रति तरफदारी समाप्त करने के लिए किसी जज के रिश्तेदार को उस जज के कोर्ट में वकालत करने पर प्रतिबंध है। अब प्रमुख बुद्धिजीवी लोग जोर देते हैं कि हमें यह मान लेना चाहिए कि इस प्रतिबंध से हमारे कोर्ट में भाई भतीजेवाद की संभावना ही समाप्त हो जाती है। देखिए, इस प्रतिबंध से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज तक जितने भी नामी बुद्धिजीवियों से मैं मिला हूं, वे सभी कोर्ट में परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद की समस्या पर चर्चा करने तक का विरोध करते हैं। और आज तक जूरी सिस्टम ही कोर्ट में परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद का एकमात्र जाना हुआ समाधान है। यह परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद इतना बढ़ चुका है कि अपराधी और उद्योगपति केवल एक आध रिश्तेदार वकील से संपर्क रखते हैं और सभी फैसले अपने पक्ष में लेते रहते हैं, और आम आदमी तो कोर्ट में पिसता ही रहता है। परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद ही वह महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों सेज जैसे कानून हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रद्द नहीं किए जा सके हैं। जूरी सिस्टम में भाई भतीजेवाद और परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद जूरी सिस्टम की बनावट ऐसे होने से असंभव है। यह लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती किए जाने के समान है, जिसमें भाई भतीजेवाद से ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जूरी सिस्टम में 15 से 20 जूरी मंडल के सदस्यों को 5 लाख से लेकर 100 करोड़ तक की जनसंख्या में से चुना जाता है। क्योंकि इन जूरी मंडल के सदस्यों के पास केवल एक ही मुकदमा होता है, इसलिए 99% मुकदमे केवल 5 से 15 दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहले तो ऐसे होने की संभावना ना के बराबर है कि कोई वकील इस दुनिया में मौजूद हो जो इन 12 जूरी मंडल के सदस्यों का रिश्तेदार हो, अथवा इनमें से 6, अथवा यहां तक कि इनमें से किन्हीं 2 के भी रिश्तेदार निकले, और उन्हें 15 दिनों के भीतर ही खोज निकालना इस कार्य को और अधिक कठिन बना देता है। यदि सोचे तो परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद जूरी सिस्टम में असंभव है, क्योंकि इसके लिए जूरी क के 12 जूरी मंडल के सदस्यों और जूरी ख के 12 अन्य जूरी मंडल के सदस्यों को मिली भगत बनाना होगा। मतलब जूरी क को जूरी ख के रिश्तेदार वकीलों का पक्ष लेना होगा और जूरी ख को उन वकीलों का पक्ष लेना होगा जिनके रिश्तेदार जूरी क में हैं। वकीलों के ऐसे जोड़े और जूरी सदस्यों के जोड़े ढूंढना और 5 से 15 दिनों के भीतर सौदा कर पाना गणित के हिसाब से असंभव है। दूसरे शब्दों में, जहां जज सिस्टम में भाई भतीजेवाद और परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद बहुत ज्यादा है, वहीं जूरी सिस्टम भाई भतीजेवाद और परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद से मुक्त है। अभी बात करते हैं कि कैसे परस्पर या आपसी भाई भतीजेवाद के कारण जज प्रणाली या सिस्टम में पेशेवर अपराध बढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार के अपराध पर विचार कीजिए। एक सड़क छाप अपराधी
आमतौर पर जिसे भाई या दादा कहा जाता है, या कोई भी पेशेवर अपराधी जो खुलेआम और निडर होकर छोटे दुकानदारों से उन्हें सुरक्षित छोड़ देने के बदले हर महीने पैसा वसूली करता है। अमेरिका या यूरोप में भी अधिक अपराध वाले स्थान मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति दुकानदारों से खुलेआम पैसे वसूलते नहीं दिखता है। भारत में पेशेवर अपराधी के बहुत ज्यादा होने का और पश्चिमी देशों में ऐसा बहुत कम दिखने का कारण है कि भारत में जज सिस्टम अपनाई गई है, जबकि पश्चिमी देशों में जूरी सिस्टम अपनाई गई है। जज सिस्टम भारत के कोर्ट को मिलीभगत वाला बना देता है, जबकि पश्चिमी अदालतों में जूरी सिस्टम ने मिलीभगत की स्थिति को बहुत ही कम कर दिया है। आइए देखें कि कैसे जूरी सिस्टम पश्चिमी देशों के कोर्ट में मिलीभगत को कम करता है। 50 से 100 अपराधियों वाले एक अपराधी गैंग के एक मध्यम स्तरीय पेशेवर अपराधी पर विचार कीजिए। वह 5 से 10 क्षेत्रों में अपराध कार्य चला रहा है। अब अपने अपराध को जारी रखने के लिए उसे और उसके गैंग के सदस्यों को अनेक विधायकों, सांसदों, पुलिस अधिकारियों, अन्य अधिकारियों, सरकारी वकीलों और जजों को मासिक घूस देने की जरूरत पड़ती है, और उसे वकीलों, भाड़े के गुंडे आदि को समय समय पर भाड़े पर लेने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। इन सभी कार्यों के लिए उन्हें हर महीने लाखों रुपए की बंदी बंधाई लागत आती है। अब ऐसे पेशेवर अपराधियों को हमेशा ऐसे 5 से 10 शिकार नहीं मिल सकते जिससे उसकी सभी लागतों की भरपाई हो सके और हर महीने उसे लाभ मिल सके। इसलिए लगभग हमेशा ही पेशेवर अपराधियों के गैंग को हर महीने सैकड़ों शिकार पर अत्याचार करना पड़ता है। मतलब एक कैरियर अपराधी और उसके गैंग के सदस्यों को हर महीने सैकड़ों अपराध करने पड़ते हैं। इतने अधिक अपराधों के शिकार लोगों में से लगभग 20 से 30 लोग ही कोर्ट में शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे लगभग 300 से 400 कोर्ट के मुकदमे हर साल बन जाते हैं एक आम गैंग के खिलाफ। अब यहीं पर पेशेवर अपराधियों से निपटने में जज सिस्टम और जूरी सिस्टम का अंतर सामने आता है। अभी जूरी सिस्टम और जज सिस्टम में पेशेवर मुजरिमों की स्थिति की तुलना करते हैं। जज सिस्टम में मान लीजिए किसी गैंग के खिलाफ 4 से 5 वर्षों में लगभग 1000 मुकदमे दर्ज हुए। ये सभी मामले केवल 5 से 10 जजों के पास ही जाएंगे। इस प्रकार मामलों में देरी करवाकर गवाहों को तोड़ने या खरीदने अथवा तत्काल छुटकारे के लिए गैंग नेता को केवल 5 से 10 जजों से स्थानांतरण या मिलीभगत बनाना पड़ेगा। यदि गैंग मालिक 5 से 10 जजों के साथ मिलीभगत कायम करने में किसी तरह कामयाब हो जाता है तो वह 99% मुकदमों में रिहाई या विलंब कराने में सफल हो सकता है। जूरी सिस्टम में हर मुकदमा 15 से 20 अलग अलग जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाता है, जो जिला, राज्य और राष्ट्र से क्रम रहित या अंधाधुंध तरीके से चुने गए होते हैं। इस प्रकार ये 1000 मुकदमों के लिए 15,000 से 20,000 जूरी सदस्य जिले, राज्य या राष्ट्र में से चुने जाएंगे। जूरी सिस्टम में लंबा विलंब शायद ही कभी होता है और हर एक जूरी सदस्य को केवल एक ही मुकदमा दिया जाता है। 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक एक जूरी मंडल के पास सुनवाई के लिए एक ही मुकदमा होता है और ज्यादातर अगली तारीख अगले दिन की ही होती है। और इसमें गैंग मालिक को 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों के साथ मिलीभगत बनानी पड़ेगी। इसलिए 5 वर्षों में 1000 मुकदमों में रिहाई प्राप्त करने के लिए गैंग नेता को 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों के साथ मिलीभगत कायम करने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार जूरी सिस्टम में 10% से 20% मुकदमों में भी रिहाई करवा पाना असंभव ही है। दूसरे शब्दों में भारत के कोर्ट में बड़ी संख्या में मुकदमे कुछ ही लोगों अर्थात जजों द्वारा सुलझाए जाते हैं। इसलिए पेशेवर अपराधियों ने जजों के साथ मिलीभगत बना ली है और वे आजादी से आपराधिक काम करते रहते हैं। जबकि पश्चिमी देश
बहुत अधिक लोगों का उपयोग मुकदमों को सुलझाने में करते हैं, जिससे काफी अधिक संख्या में मुकदमों में सांठगांठ या मिलीभगत कायम करना असंभव होने की हद तक कठिन हो जाता है। इसीलिए पश्चिम देशों में पेशेवर अपराध जैसे जबरन वसूली समाप्त हो गए हैं। अब हम जज वकील की सांठगांठ या मिलीभगत और जूरी वकील की सांठगांठ या मिलीभगत की बात करते हैं। भारत के कोर्ट जज वकील की सांठगांठ या मिलीभगत से भरे पड़े हैं। जजों और संबंधी वकीलों के बीच की मिलीभगत अब अपवाद के स्थान पर कानून ही बन गया है। लेकिन इससे हटकर भी कई जजों की मिलीभगत वैसे वकीलों से भी रहती है जो उनके रिश्तेदार नहीं होते हैं। यह जज वकील सांठगांठ कैसे पैदा होती है? पश्चिमी देशों के कोर्ट में किसी ने भी कभी जूरी वकील की सांठगांठ नहीं देखी है। इसका कारण बनावटी ढांचा है, ना कि संस्कार। मान लीजिए 5 वरिष्ठ वकीलों के साथ 20 जूनियर या छोटे वकील हैं जो उनके लिए काम करते हैं। मान लीजिए ये लोग साथ मिलकर किसी जिले में लगभग 1000 मुकदमे 4 वर्ष की अवधि में लेते हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों के लिए उस जिले में लगभग 20 जज तैनात किए जाते हैं। फिर 3 से 6 महीनों के भीतर ये 5 वकील इन 10 से 20 जजों के साथ सांठगांठ या मिलीभगत बना सकते हैं। अब यदि जूरी सिस्टम लागू है तो ये मुकदमे एक वर्ष में 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाएंगे। इनमें से 2% के साथ भी ऐसे सांठगांठ या मिलीभगत बनाने का समय नहीं होगा, क्योंकि एक मामला 15 से 20 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। जब किसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोई वकील किसी जज के साथ सांठगांठ बना लेता है तो उस जज का साथ उस वकील के लिए उन सभी मामलों में निश्चित ही उपयोगी साबित होगा जो मामले उस जज के सामने आएंगे। लेकिन जूरी सिस्टम में यदि कोई वकील किसी मामले की सुनवाई के दौरान 20 जूरी सदस्यों में से 15 के साथ भी किसी प्रकार मिलीभगत कायम कर लेता है तो इन जूरी मंडल के सदस्य के साथ उसकी ये मिलीभगत उस वकील के अन्य सभी मुकदमों में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि हर एक सुनवाई के बाद जूरी मंडल के सदस्य बदल जाया करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे जूरी प्रणाली सिस्टम में भ्रष्टाचार कम हो जाता है। जज सिस्टम में ज्यादातर भ्रष्टाचार संगठन वाले अपराधियों अथवा बड़े कॉरपोरेट लोगों के जरिए होता है, जिनके किसी भी राज्य में उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे होते हैं। ये मुकदमे निचली अदालतों में 100 से 300 जजों के पास जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े अपराधी और कॉरपोरेट या फैक्ट्री के मालिक 15 से 50 ऐसे वकीलों के साथ सांठगांठ बना लेते हैं जो या तो इन जजों के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं या किसी अन्य प्रकार से इन जजों के साथ संबंध होते हैं। अब जूरी सिस्टम में ये सैकड़ों मामले हजारों जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाएंगे। उदाहरण, यदि किसी गैंग मालिक और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ किसी राज्य में 100 मामले हैं तो ये मामले 2000 जूरी मंडल के सदस्यों के पास जाएंगे। एक राष्ट्रीय स्तरीय कॉरपोरेट या फैक्ट्री मालिक के खिलाफ भारत भर में वर्ष में 1000 मुकदमे होंगे और उन्हें भारत भर में एक वर्ष में 20,000 जूरी मंडल के सदस्यों से लड़ाई लड़नी होगी। कोई भी गैंग मालिक अथवा कंपनी इतने ज्यादा नागरिकों को घूस देने में सफल नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वे ऐसा करने का प्रयास छोड़ देंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पुलिस सेवकों के तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा भ्रष्ट हैं। केवल यातायात पुलिस वाले का भ्रष्टाचार जनसाधारण को दिखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का भ्रष्टाचार दिखता नहीं है। और ऊपर से कोर्ट की मानहानि द्वारा जज किसी को भी बंदी बना लेते हैं जो उन पर आरोप लगाते हैं, आरोप सही भी हो तो भी। इसके अलावा जज सिस्टम में एक जज को रिश्वत देने के बाद उस जज को अपना वायदा पूरा करना पड़ता है, नहीं तो उसे फिर से रिश्वत नहीं मिलेगी। जूरी सिस्टम में जूरी मंडल के सदस्य
प्रत्येक मामले के साथ ही बदल जाते हैं और फिर उस जूरी मंडल का कोई सदस्य अगले कई वर्षों तक जूरी में वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए रिश्वत देने के लिए यह निश्चित नहीं होता कि जूरी मंडल का वह सदस्य अपना वायदा पूरा करेगा, और बहुत बार अपराधियों के खिलाफ नफरत होने के कारण जूरी मंडल का सदस्य रिश्वत ले लेने के बावजूद भी किसी अपराधी को सजा दे ही देगा, क्योंकि रिश्वत लेने के बाद भी उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अब देखें कि कैसे जूरी सिस्टम में पुलिस और प्रशासन में भ्रष्टाचार कम हो जाता है। ज्यादातर पुलिस वाले और अधिकारी वर्षों से सेवा में होने के कारण जजों के संपर्क में आ जाते हैं। लगभग हर पुलिस वाला और अधिकारी यह जानता है कि किसी जज की अदालत में उसके खिलाफ कोई मुकदमा होने पर उस जज के किस रिश्तेदार वकील से संपर्क करना होगा, और उनके वर्षों के मिलीभगत और संबंध होते हैं। वह रिश्तेदार वकील पुलिस वालों और जजों से मिलने वाली उपकार या फायदों के बदले उपकार या फायदा देने का व्यापार करता है, और इसलिए पुलिस वाले और अधिकारी अपने ऊपर किए गए मुकदमों से आसानी से बच निकलते हैं। लेकिन जूरी सिस्टम में पुलिस वालों और अधिकारियों को उन जूरी मंडल के सदस्यों के खिलाफ लड़ना होता है जो भ्रष्ट पुलिस वालों और अधिकारियों से नाराज होते हैं, और उनका इन हजारों जूरी मंडल के सदस्यों के साथ कोई मिलीभगत भी नहीं होती। इसीलिए जूरी सिस्टम में इस बात की संभावना अधिक होती है कि भ्रष्ट पुलिस वालों और अधिकारियों को सजा मिलेगी। यही कारण है कि जूरी सिस्टम आने से पुलिस, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों में भ्रष्टाचार कम हो जाता है। अब देखते हैं कि किन देशों में जूरी सिस्टम है। ऐसे लगभग 15 बड़े देश हैं जहां जूरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 3 अन्य देश भी इस सूची में जोड़े गए हैं। रूस के लगभग 25% जिलों में अब जूरी सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा है, और चीन और जापान ने भी अब जूरी सिस्टम शुरू कर दिया है। और लगभग 90 देशों में जज सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जज सिस्टम का प्रयोग करने वाले हर देश के कोर्ट भ्रष्ट हैं, पुलिस वाले भ्रष्ट हैं और नेता भी भ्रष्ट हैं। सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान और इजराइल ऐसे 4 अपवाद वाले देश हैं जहां भ्रष्टाचार कुछ कम है अन्य स्थानीय कानूनों की वजह से, लेकिन फिर भी जूरी सिस्टम वाले 15 देशों से उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। रूस, चीन और जापान को भी अपने यहाँ की अदालतों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद की समस्या के कारण जूरी सिस्टम लागू करना पड़ा था, और दक्षिण कोरिया ने भी अप्रैल 2008 में ऐसे ही किया। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भी ऐसी चीज है जो 100% आपसी संबंध दर्शाती है, तो वह यह है कि जूरी सिस्टम में हमेशा भ्रष्टाचार में कमी आती जाती है, और जज सिस्टम में भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद हमेशा ही बढ़ता रहता है। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो पार्ट 3 में करेंगे। তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কৈক সুর, তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কৈক সুর, সৃষ্টি হোক কৈক তান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করে চালু ঐক্যতান। મળે સૂર જો તારો મારો, બને આપણો સૂર નિરાળો। माझ्या तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुरांच्या
बरसती धारा।